Assalamu alaikum. I am here after a long wait with a very informative video. Informative video ये इसीलिए है कि हमारे चैनल पर मोस्टली अभी तक हेल्थ से रिलेटेड कोई फील्ड की वीडियो हमने अभी तक नहीं बनाई। तो मोस्टली पाकिस्तान से नॉर्वे में फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फार्मेसी की जो इन्फॉर्मेशन है, उस फील्ड की इन्फॉर्मेशन वो तकरीबन सबके पास है, लेकिन इसके अलावा जो मेडिकल की फील्ड हैं इनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो हमारे साथ हैं मंसूर भाई जो कि ओस्लो में एक ऑप्टिशियन है, तो इनसे इस फील्ड के बारे में और जानेंगे और इनसे हम सवालात करेंगे। तो सबसे पहले मंसूर भाई आप अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस को। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे एक इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है और मैंने किंग एडवर्ड से ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैं दुबई चला गया था जॉब के लिए। उसके बाद मैं अभी 2019 में नॉर्वे आ गया था। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो अभी मंसूर भाई अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? मैं एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला? मेरे साथ दुबई में काफ़ी फार्मासिस्ट थे जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, तो उनके साथ मैंने भी अप्लाई किया और इस तरह ये डिस्कवर हुआ कि यहाँ पे ये फील्ड भी हम कर सकते हैं। अच्छा, और मेडिकल की कौन सी फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आफ्टर फिनिशिंग देयर डिग्री के वो पाकिस्तान से यहाँ नॉर्वे आ सकते हैं? पाकिस्तान में जो भी बैचलर डिग्री है या बीएस ऑनर्स डिग्री है, जैसे फार्मासिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, या दूसरे जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, ये कोई भी जो बैचलर डिग्री है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सही है। सो आपकी जो स्पेसिफिकली आपकी जो फील्ड है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो मीट करें स्टूडेंट्स और वो ये नॉर्वे आ जाएं? बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि 3 या 4 साल की जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और HEC से जो डिग्री है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। सही है। HEC से उनकी जो बैचलर्स की डिग्री वो वेरीफाई होनी चाहिए और जो मैट्रिक इंटर के हैं वो IBCC से होने चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अप्लाई करने से पहले? 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एक डॉक्यूमेंट जो है कोर्स आउटलाइन, वो एक कंपलसरी है जो कि पाकिस्तान में अक्सर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा, या तो खुद से बनाना पड़ेगा या UHS की वेबसाइट पे है, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। सही है। तो IELTS की रिक्वायरमेंट है आपकी इस फील्ड में? एडमिशन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए IELTS की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप नोश प्रोवे देते हैं तो वहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है। तो ये जो वीज़ा कैटेगरी है आपकी फील्ड की, ये ऑप्टिशियन ऑप्टोमेट्री की, ये कौन सी वीज़ा कैटेगरी आपको मिलती है? जितने भी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो सारे एक ही कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो उसके लिए पहले ऑथराइजेशन अप्लाई करनी पड़ती है और ऑथराइजेशन के लिए आपको अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन देनी पड़ती है, तो उसके बाद आपको वो लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। ऑथराइजेशन कौन सी वेबसाइट की वो अप्लाई करते हैं? वो आल्टिन के थ्रू अप्लाई करना होता है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब थोड़ा सा? सबसे पहले तो आल्टिन की वेबसाइट के ऊपर जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो HEC वगैरह से जो अटेस्ट करवाए होंगे वो आपने फ्रंट से भी अटेस्ट करवाने हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उसके ऊपर अपलोड करने हैं, उसका फॉर्म फिल करना है और उसकी फ़ी है वो पे करनी है। तो उसके बाद वो जो सबमिट करना है तो वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लेते हैं अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग ना हुआ तो। अगर मिसिंग हुआ तो वो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आल्टिन के थ्रू। और कितनी देर में ये वीज़ा लग जाता है? जो लाइसेंस का प्रोसीजर है वो तकरीबन 6 से 7 महीने लगाते हैं। उसके बाद जब लाइसेंस आ जाता है तो वीज़ा भी तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं। सही है। और इसके अलावा जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आ गया यहाँ नॉर्वे में, तो मिनिमम क्या उनके वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट करें कि उनको जॉब मिल जाए? यहाँ पे लैंग्वेज के 3 लेवल हैं, वो AN, उसके बाद BN और उसके बाद B2। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो B2 लेवल है और आपको B2 अच्छे ग्रिप के साथ आनी चाहिए। सही है। तो स्टूडेंट कितनी देर में ये B2 लेवल अचीव कर सकते हैं? एक सेमेस्टर जो है वो तकरीबन 6 महीने का होता है, तो 1 साल तकरीबन लग जाता है। सही है। तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है या कोई सिर्फ आवर्स लगाने पड़ते हैं? इसके 2 तरीके हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में आप जो नॉर्मल सेमेस्टर में आप एडमिशन ले लें तो 3 सेमेस्टर आप उसमें क्लियर कर लें तो आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा तरीका नोश प्रोवे का है, उसमें यह है कि आप खुद से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं, तो वो आप जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो लैंग्वेज की फ़ीस है मतलब ओस्लो यूनिवर्सिटी की, वो कितनी है? लैंग्वेज की जो फीस है वो एक सेमेस्टर की ऑलमोस्ट 15,000 क्रोनर्स है। ठीक है, एक सेमेस्टर की। और 2 सेमेस्टर तक बंदा B2 लेवल अचीव कर सकता है?
नहीं 2-3 सेमेस्टर होते हैं ये, तो ये ऑलमोस्ट 45,000 आपके एक्सपेंस है इसका लैंग्वेज। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं यहाँ लैंग्वेज के? यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के अलावा आप नॉर्गे कॉम्पिटेंसा है, नॉश कॉम्पिटेंसा, उसके ऊपर नॉश प्रो भी आप दे सकते हैं, तो उसकी फ़ीस कम है, वो 2,800। लेकिन जो बेसिकली वीज़े की रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो का ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि एडमिशन का, या कोई और भी हो सकता है? आप अल्फा स्कूल या कोई और भी जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मंसूर भाई, आपने लैंग्वेज कर ली, B2 लेवल अचीव कर लिया, तो जॉब मिल जाती है या इसके अलावा भी और कोई रिक्वायरमेंट? B2 लेवल के बाद जॉब मिल जाती है, लेकिन फुल ऑथराइजेशन के लिए एक और कोर्स है, उसको नेशनल एफाक कहते हैं। जो हमारी फील्ड में ऑप्टोमेट्रिस्ट को नेशनल एफाक करना पड़ता है, और जो फार्मासिस्ट हैं उनको नेशनल एफाक प्लस एक कैलकुलेशन की उनकी होती है डिस्पेंसिंग फार्मेसी का, तो वो उनको क्लियर करना पड़ता है, और उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 25,000 क्रोनर्स है। माशाल्लाह। तो ये नेशनल एफाक है, ये कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड है या कोई मतलब जनरल है? नेशनल एफाक जो है वो हेल्थ रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्वे के लॉज हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं कि पेशेंट को पास कौन सा लॉ है, उसके ऊपर कौन सा अप्लिक्ट है, या जो ऐसे उनके क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है। तो जितने दिन स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती, उनको स्किल वर्कर की जॉब नहीं मिलती, तो उस दौरान वो किस तरह अपने एक्सपेंसिव मीट कर सकते हैं, लाइक क्योंकि नॉर्वे आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। तो 80 आवर्स जॉब जो है वो अलाउड है, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को अलाउड होती है, तो वो 80 आवर्स जॉब कर सकते हैं, तो उससे वो इनफ होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो ये ऑप्टिशियन हैं जो पाकिस्तान में है और फार्मासिस्ट, इनका जो अप्लाई का प्रोसीजर वो ऑलमोस्ट सेम है या कोई इसमें डिफरेंस है? सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सबको मतलब लाइसेंस के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंस मिलता है तो देन वीज़े के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो वीज़ा रिजेक्शन की कोई रेशो है? अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तभी रिजेक्ट होगा, वरना 100% रेशो है इसका, रिजेक्ट नहीं करते हैं। सो मेन जो डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट वो सिर्फ यही है कि बस आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, और वो जो आपने एक डॉक्यूमेंट बताया कि आउटलाइन होनी चाहिए, दैट्स ये बस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। कोर्स आउटलाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो मिसिंग होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो लैंग्वेज के लिए है वो मतलब स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको लाइसेंस फॉर एग्जांपल मिल गया, अब उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो वीज़े के लिए उनको स्कूल के लिए पाकिस्तान से अप्लाई करना पड़ता है या यहाँ आके? इसका सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले जैसे ही ऑथराइजेशन या लाइसेंस मिलेगी, तो उसके बाद जो है हमें एक स्कूल में एडमिशन लेना होगा, ठीक है, स्कूल में एडमिशन होगा, और रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हमें बनवाना पड़ेगा। वो दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी, फिर हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ताकि उनको श्योर हो कि आप जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करने आ रहे हो। और अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि उनको यहाँ से लोग ना उनको रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं, लाइक 80,000, 90,000, 1-1 लाख तक। तो ये ज़रूरी होता है कि वो सिर्फ अगर UIO में अप्लाई कर दें अपनी अकोमोडेशन के लिए, वो लेटर दिखा दें कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी मतलब चल सकता है कि नहीं? जो ओस्लो के यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के जो स्टूडेंट हाउसिंग है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है तो वो भी इनफ है, तो वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, स्टूडेंट आ गया यहाँ और इजीली जॉब मिल जाती है आफ्टर लैंग्वेज के? अब थोड़ा मुश्किल होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है? अगर आप जो है वो लैंग्वेज अच्छी लर्न कर लिया तो जॉब का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इजीली मिल जाती है। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत? अगर बिग सिटी में ना भी मिले तो उसमें मिल जाती हैं, बाकी जो दूसरी सिटीज़ हैं, छोटी सिटीज़। अच्छा, सैलरी और अदर बेनिफिट्स क्या हैं आपकी फील्ड में? सैलरी जो है वो एवरेज तकरीबन 450 प्लस 50,000 जो है वो एनुअल सैलरी है यहाँ पे, ये क्रोनर्स में। और इसके अलावा भी और कोई बेनिफिट्स हैं लाइक? बाकी जो जनरल बेनिफिट्स हैं वो सब के लिए सेम है नॉर्वे में। ठीक है। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में लाइक वो 4th ईयर में हैं, 3rd ईयर में हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, उनके लिए कोई आप एडवाइस करना चाहें ताकि वो अपनी सारी चीज़ें जल्दी से कंप्लीट करें और यहाँ आ जाएं? मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लें, फ़ौरन से आप जो है जॉब स्टार्ट कर लें। जो भी आपको जॉब मिलती है उसके साथ साथ आप अपने HEC का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, और साथ में जॉब की रिक्वायरमेंट 1 साल वाली पूरी करें, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस दुबई का भी है, आपने दुबई में भी जॉब की हुई है ना, और आप ओस्लो में भी जॉब कर रहे हैं, तो आप कैसे रेट करते हैं इन दोनों जॉब्स को? जॉब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि दुबई में या पाकिस्तान में जो जॉब है वो बहुत बेसिक लेवल पे है, और यहाँ पे जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए, आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सही है। तो इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मतलब स्टूडेंट आगे जॉब ले ली तो कोई मास्टर्स की या PhD की अपॉर्चुनिटीज़ हैं?
बिल्कुल मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी भी है। मैं इस वक्त साथ में मास्टर भी कैरी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो लास्ट एडवाइस आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे? कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट मास्टर्स किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास्टर्स के लिए आपके पास पहले ऑथराइजेशन होनी चाहिए। जब आप ऑथराइजेशन होगी, जब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आप मास्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स के दौरान आपको जो है वो पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, तो वो आप जब तक लाइसेंस नहीं होगा, ऑथराइजेशन नहीं होगी, तो आप नहीं कर सकते। मैं अपने ऑडियंस को यहाँ बताना चाहूँगा कि मंसूर भाई का अपना भी एक चैनल है, उन्हीं के नाम से जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मंसूर भाई से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे वो पूछे जाएँ मंसूर भाई से। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।